देश के अंदर 7वें चरण का मतदान होना है और 4 जून को रिजल्ट आने हैं। चाहे गठबंधन हो, वो भी अपने सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। उधर पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में आने का दम भर रहे हैं। इस तमाम मुद्दे पर ज्यादा बातचीत में हमारे साथ हैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और विधायक रामनिवास गोयल जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, केजरीवाल जब से जमानत पे बाहर आए हो, लगातार बीजेपी पे हमले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये मोदी आ गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस की टाइम पे भी 415 सीटें आई हैं, 350 सीटें आई हैं, कभी संविधान ना खत्म हुआ, लोकतंत्र आज भी जिंदा है। इस पे क्या? देखिए, ये विषय संविधान खत्म हो जाएगा ऐसे ही नहीं उठा है, इसके पीछे कई कारण हैं। मैं सिलसिलेवार कारण आपको गिनवाऊं। जिस ढंग से विरोधी दलों की सरकारों को निरंतर मोदी ने गिराया, 5 महीने 4 महीने भी वो सहन नहीं कर पाते। टॉलरेंस पावर मोदी जी की खत्म हो गई, विरोधी दल की सरकार आ जाए, एन प्राकेन उसको एमएलए को खरीदना और उसको गिराना। ये इंगित करता है कि मोदी जी सत्ता के इतने लोलुप हो गए, उसके बिना नहीं रह सकते। उनको सरकार गिराने में संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा। दूसरा उदाहरण, जिस ढंग से मोदी जी ने मीडिया को अपने कंट्रोल में किया, इतने प्रधानमंत्री देश में रहे 12, कभी अटल मीडिया नहीं हुआ, इंदिरा मीडिया नहीं हुआ, कभी राजीव मीडिया नहीं हुआ। पहली बार मीडिया का नाम भी गोदी मीडिया हो गया। तो ये दर्शाता है कि हिटलर शाही की ओर बढ़ता हुआ कदम है। तीसरा, जिस ढंग से मोदी जी ने 2014 में बोला था सब भ्रष्टाचारियों को जेल में जाएंगे, 25 नाम वो गिनवाते थे जी। पानी पी पी के उनको कोसते थे, गालियां देते थे जी। वो आज 25 के 25, चाहे वो कांग्रेस के थे, एनसीपी के थे, आरजेडी के थे, किसी के भी थे, वो सब के सब आज कांग्रेस में सम्मिलित हो गए जी। 2-4 नाम कहते हैं तो गिनवा देता हूँ, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में सम्मिलित ही नहीं हुए, भ्रष्टाचार के आरोप समाप्त, मुख्यमंत्री बन गए। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पीसी, प्रधानमंत्री ने खुद कहा। उसके एक हफ्ते बाद बीजेपी में सम्मिलित उप मुख्यमंत्री प्रफुल्ल पटेल और नवीन जिंदल, जो कोल स्कैम मोदी जी ने 2014 में उठाया था, मनमोहन सिंह को घेरा था जी। कोल स्कैम के सरगना, वो भी बीजेपी में सम्मिलित हो गए और कुरुक्षेत्र से टिकट दे दिया। ये चीज दर्शाता है कि मोदी जी तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। चौथी चीज, जिसने मोदी के आगे घुटने नहीं टेके, उसको जेल में डालना, ये दर्शाता है मोदी जी तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। ईडी पहले भी थी देश में, सीबीआई पहले भी थी। आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी 2018 में मोदी जी को ईडी पर अमेंडमेंट लाने की? बेल ही नहीं होगी। मोदी जानते थे कि जो झुकेंगे नहीं, ईडी का केस बनाकर उनको जेल में डालना है, उनकी बेल ना हो, जेल में सड़ जाए, इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट किया, संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा। इसलिए लगता है तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा हास्यास्पद उदाहरण है जी। मेरे ख्याल देश का कोई व्यक्ति जो राजनीतिक समझ रखता है, उस वीडियो को देखकर हंसे बिना नहीं रहा होगा जी। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, मेरा इतना लंबा जीवन है राजनीति का जी, कि एक छोटे से मेयर के चुनाव में चुनाव अधिकारी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कुल 36 वोट, और वीडियो को देख रहा है, वीडियो की रात मुंह करके वोटें रद्द कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी किया, हारे हुए को जीता घोषित किया। ये भी अपने आप में कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार। मैं सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन पीड़ा की बात यह है, देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहता है, जो अपने आप को संविधान का बहुत बड़ा रक्षक मानता है, लोकतंत्र का रक्षक मानता है, बोलती बंद, एक शब्द नहीं बोले। जो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है
प्रधानमंत्री जी वही काम आप करते हैं, देश आपका मुरीद होता है, तालियां बजाता है। आज ये आरोप आपको सहन नहीं करने पड़ते, संविधान को आप हड़पना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं 6 साल के लिए 5 साल के लिए चंडीगढ़ के बीजेपी यूनिट को भंग कर रहा हूं, वर्तमान नया संगठित करते हैं। एक ही तो सीट है महालोकसभा की, कौन सी आफत आ रही थी। मोदी जी आप इतना भी साहस नहीं जुटा पाए, संविधान को बचाते, संविधान की मर्यादाओं को बचाते, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को बचाना पड़ा। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये बताती हैं कि मोदी जी तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, संविधान को खत्म करेंगे। सूरत में क्या हुआ जी, आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। उस कैंडिडेट को उसके जो भी जिन्होंने उनके नॉमिनेशन पर प्रपोज किया था, प्रपोजल्स को विड्रॉल करवा दिया। क्या है ये सारी चीजें कल को और ज्यादा करवाएंगे, और ज्यादा होगा। तो सूरत की सीट एक उदाहरण दे दिया मोदी जी ने कि सूरत की सीट, और दूसरा और था इंदौर था, शायद कहाँ का था, कि बिना चुनाव के हम जीत सकते हैं। कल को पूरे भारत में 50 सीटें जीत सकते हैं। मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ है। मोदी जी बोलते हैं एक देश एक चुनाव, हाँ अभी हरियाणा में क्यों नहीं करवा दिया? क्यों मोदी को डर लग रहा था कि 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है? अरे एग्जाम्पल स्थापित करते, 6 महीने पहले सरकार भंग करके कहते हैं हम लोकसभा के साथ चुनाव करवा रहे हैं, यही तो मकसद है ना। क्यों नहीं करवाया आपने? कोई आपके विरुद्ध आवाज उठा ले, आप उसके पास सीडी भेजते हैं। मीडिया में आपके विरुद्ध कोई आवाज उठा दे, वो मीडिया से रिजाइन करना पड़ता है, रहना ही नहीं पड़ता। आज जितने भी वरिष्ठ पत्रकार थे जिनका एक पत्रकारिता में सम्मान था, वो सब हट गया। क्या है? इसलिए लग रहा है कि मोदी जी ने जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, उन स्तंभों को सर्वनाश करने का बीड़ा उठाया। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं उन पर कब्जा किया। एक और उदाहरण दे देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कब से केस चल रहा था, PLI चल रहा था इस विषय को लेकर कि चुनाव आयोग की नियुक्तियां कौन करे। 3 पद होते हैं, चुनाव आयुक्त, 2 उपायुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उन तीनों की नियुक्तियां प्रधानमंत्री या उस कमेटी के 3 मेंबर होंगे, प्रधानमंत्री या उनके द्वारा कोई भी नियुक्त किया गया व्यक्ति, लीडर ऑफ ओपोजिशन, और तीसरा CJI। हाँ, इससे बड़ा निर्णय लोकतंत्र के लिए क्या हो सकता था, संविधान के लिए क्या हो सकता था? प्रधानमंत्री निर्णय को बिल लाया और बदल दिया। मैं रहूंगा, मैं और मेरे द्वारा नियुक्त किया गया एक व्यक्ति, यानी उस कमेटी का मेंबर प्रधानमंत्री हो। ये तो वैसे हुआ मुझे परीक्षा देने जाना है 12th का, और मैं कहूँ एग्जामिनर मेरी पसंद का होना चाहिए। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है तानाशाही के लिए? कि चुनाव आयोग मेरी उंगलियों पर नाचे, मेरे इशारे पर नाचे, इतना भी मर्यादित नहीं हो पाए कि CJI को हटा रहा हूं। एक बार इतना भी गंभीर नहीं सोचा, CJI को हटा रहा हूं। आज भी हम कह देते हैं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं कोर्ट में देखूंगा। मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, CJI का तो सम्मान रखते नहीं। ये सब चीजें, ये सारी चीजें ये शो करती हैं, एक एक कदम मैंने बताया कि प्रधानमंत्री तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। सर, जमानत पे केजरीवाल जी बाहर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके बाहर आने से चुनाव पे क्या असर पड़ा है? गठबंधन की बात करें आगे हम, और भाजपा के वोट बैंक पे क्या फर्क पड़ा है? देखिए, दिल्ली में तो जनता उनकी मुरीद है। इस बार मैंने देखा है कि पब्लिक ने खुल करके सामने आई है, खुल करके बोला है, मीडिया पर बाइट्स भी दी हैं, मोदी के विरुद्ध दी। पंजाब में जिस दिन मैं पहुंचा उससे पहले दिन रोड शो था, उसके मैंने वीडियो देखे लुधियाना की, कितनी जनता आई थी पूछे मत। मेरी अपनी विधानसभा में एक
20 मिनट के लिए आए थे, जनता पागल थी उनसे मिलने के लिए। निश्चित रूप से पूरे भारत में वो गए हैं, कुछ भी कह ले, सिंपैथी तो उनको मिली है, कुछ न कुछ परसेंटेज वोट की सिंपैथी उनको मिली है। सिंपैथी का कार्ड चलेगा, बिल्कुल चल चुका है, चलेगा तो क्या, चल चुका है। दबी जमान में बीजेपी वाले, मैं बीजेपी से आऊँ, मेरे बहुत मित्र हैं संघ वाले, दबी जमान में बड़े से बड़े नेता ये कहते हैं ये मोदी ने बहुत गलत किया है, वोट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, लेकिन ईमानदारी से जो बैठते हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मोदी ने बहुत गलत किया है। क्या कसूर था मनीष सिसोदिया का? स्कूल अच्छे किए हैं, एक पॉलिसी लेके आए थे, सरकार का काम है पॉलिसी लेके आए, पॉलिसी को अधिकारी एक्सेप्ट करते हैं, एलजी साइन करते हैं। पॉलिसी अधिकारी, सरकार निर्देश देती है, उस पॉलिसी को अधिकारी बनाते हैं, अधिकारी बनाने के बाद कैबिनेट में जाती है, कैबिनेट के बाद एलजी के पास जाती है, तब वो पॉलिसी लागू होती है। अब मोदी जी ने इतनी पॉलिसियां बना दी, अभी किसानों की पॉलिसी बनाई थी, पॉलिसी बनाई थी ना, वापस लेनी पड़ी किसानों की। मैं ये कहूं कि मोदी ने पॉलिसी बनाई थी, वो मोदी ने सुझाव दिया पॉलिसी ढंग की बनाइए, ऐसी बनाइए, और इस पॉलिसी से लोगों को लाभ हो, दुकानें डिसिप्लिन वे में खुले, और सरकारी दुकानों में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट उतना नहीं आ रहा, प्राइवेट दुकानें कम है, उसके बाद हमारा रेवेन्यू आ रहा है, ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, सभी प्राइवेट में दी जाए, टेंडर दिए गए, ओपन टेंडर दिए। भ्रष्टाचार तो वहां हुआ है, वास्तविकता में भ्रष्टाचार जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट ने भंडा फोड़ा तब वो निकल के आया। अरे जिसको आपने अरेस्ट किया था, आप उसको 10 नवंबर को अरेस्ट करते हैं, 15 नवंबर को इंटरिम बेल देते हैं, 5 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है, फिर 2 जून को उसको परमानेंट बेल दे देते हैं, 53 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड। ये असली घोटाला। और उसके जो 8 बार कहता है मैं मिला ही नहीं केजरीवाल से, और 9वें बयान पर वो, ये सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा। आजकल बीजेपी वाले बहुत चिल्लाते हैं बेल क्यों नहीं मिल गई, बेल क्यों नहीं मिल गई। अरे बेल तो तुम्हारे आकाओं ने उसमें अमेंडमेंट किया है, इसमें बेल हो ही नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही। सर, आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन करा है, इंडिया गठबंधन के आप एक पार्ट हैं, और दिल्ली में आपने कांग्रेस के साथ मिलकर 4 और 3 सीट पे चुनाव लड़ा है। पंजाब के अंदर उनके सामने ही आप चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, तो ऐसा क्यों करना पड़ा, और वहां पे आप लोगों का गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? चंडीगढ़ में गठबंधन हुआ, हमने 1 सीट दी कांग्रेस को, पंजाब में 13 सीट। मैं जहां तक समझता हूं, अगर गठबंधन हो गया हम लड़ते, इतनी सीटें नहीं आती, अकाली दल से हमारा सीधा सामना होता। अकाली दल बीजेपी इनसे सीधा सामना होता। अब ट्रायंगुलर है वहां, और ट्रायंगुलर में हम 13 की 13 सीटें, हो सकता है 1 सीट रह जाए, वो हमारी 13 की 13 आ रही, और 13 की 13 सीटों में सब की सब सीटें हैं तो इंडिया गठबंधन की, बाहर की नहीं। चाहे हमारी 7 आए 8 आए, कांग्रेस की 5 है, उनकी 1 आध ज्यादा है, हमारी कम है तो इंडिया गठबंधन की बात। तो उसमें ऐसा नहीं, पहले नहीं हुआ, पहले भी बहुत हुआ, पहले भी बहुत हुआ। तो सर, अगर मैं दिल्ली चुनाव की बात करूं जो कि हो चुके हैं, कितनी सीटें आने का अनुमान है, और मोदी जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं? देखिए, नारा एक जुमला है उनका, कौन सा ऐसा चुनाव है जिसमें अमित शाह ने नारे नहीं दिए और वो नारे उनके फेल हुए, मुझे बता दीजिए। मैं नारों का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा दिल्ली के विषय में और भारत के विषय में। दिल्ली में मेरा अनुमान है कि कम से कम 4 सीटें आएंगी, और ये अनुमान मेरा कितना अंडर करंट है, 7 भी आ सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं अंडर करंट है? किस बार आरएसएस सड़कों पर नहीं आया। अच्छा।
ये सब मीडिया को मालूम है जी। और नड्डा जी ने भी कहा जी। उनका स्टेटमेंट आया कि इस चुनाव में हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, अब हम अपने पैरों पर खड़े हो। जी। अंदर की क्या कहानी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बीजेपी का भी वॉलंटियर या वर्कर अग्रेसिव होकर चुनाव नहीं लड़ रहा था। मैं अपनी बात बताता हूँ, अब तक जितने भी चुनाव हुए, इस चुनाव को छोड़ दें जी। और चुनाव प्रचार में घूमता था, गाड़ी पर झंडा लगा होता था आम आदमी पार्टी का। जी। कोई ना कोई आदमी रास्ते में आते जाते, रिक्शा में बैठा, स्कूटर पे चल रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे चल रहा हूँ, फिर जय श्री राम बोल देता था। जी। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। एक बात। दूसरी बात, इस बार पूरी दिल्ली में, मुझे दिल्ली में पंजाब में नहीं लगा, जी। राम जी के भगवे झंडे लगे हुए थे। जी। बीजेपी के झंडे तो गायब थे। आपने भी नोट किया होगा। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जो है जी। वो लड़ा गया मुद्दों पर। अब तक आजादी के बाद से शुरू के दे छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने आजादी दिलाई थी, नेहरू जी का चुनाव हुआ, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, जी। तब तक उनकी ख्याति थी, इंदिरा जी आ गई, उनकी ख्याति थी। आपातकाल में मैं भारत की राजनीति के विषय में बोल रहा हूँ और बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, इसको काटिएगा नहीं। जी। मैं उस वक्त जनसंघ का पार्ट था। जी। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में जी। आज ये इंडिया गठबंधन को गालियां देते हैं, बोलते हैं चोर चोर सारे इकट्ठे हो रहे हैं। जी। सब परिवार के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ था, जयप्रकाश नारायण के नीचे इकट्ठा हुए थे। जी। कौन से चोर इकट्ठा हुए थे, किस लिए इकट्ठा हुए थे? इकट्ठा ही नहीं हुए। बीजेपी ने तो अपने आप को, जनसंघ था उस वक्त, जनसंघ को समाप्त कर दिया था। जनसंघ नाम का राजनीतिक दल खत्म कर दिया था और जनता पार्टी बनाकर उसमें सम्मिलित हो गए थे। जी। आप तो इतना गिर गए थे। आज इंडिया गठबंधन में किसी भी दल ने अपने दल को जो चला आ रहा है समाप्त नहीं किया, वो उसका पार्ट बना है। और जनसंघ तो सत्ता की लोलुप इतनी थी, उन्होंने सोचा था जनता पार्टी पर कब्जा कर लेंगे, जनता पार्टी को बना लें और अपने आप को समाप्त कर लें। और समाप्त करके 3 साल भी नहीं चला पाया। मैंने उस वक्त कहा था, अच्छा, कि आपने जनसंघ को समाप्त करके सबसे बड़ी गलती की है। फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, 2 सीटें आई। जी। 2 सीटें आई, बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। तो आज जिस ढंग से सत्ता इनको मिली, राम मंदिर बना ठीक है, लेकिन लोगों को रोजगार भी चाहिए। जी। मोदी जी आप कह रहे थे बहुत ही महंगाई की मार, मोदी जी आप कह रहे थे भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, सारी चीजें गायब हो गई। जी। इसलिए अंडरकरंट है। मोदी जी पुलवामा में 45 सैनिक शहीद हुए, उन शहीदों पर जी। वोट मांगे गए। मोदी जी ने खुद मांगे। मोदी जी का भाषण कि क्या आज के युवाओं का वोट, देश के युवाओं का वोट पुलवामा में शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है? और भाजपा के लोग उस वक्त जी। गली गली में शहीदों के परिवारों की सहायता करने के लिए चंदा इकट्ठे करने निकल गए। लोग आज पछता रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली में रहने वाला कोई भी सैनिक सीमा पर शहीद होता है 1 करोड़ रुपया दे सकता है। पंजाब का सैनिक कोई भी सीमाओं पर शहीद होता है, आतंकवादियों द्वारा मारा जाता है, भगवत मान सरकार 1 करोड़ रुपया देती है। मोदी सरकार क्यों नहीं देती है? जी। आज देश का बुजुर्ग ये पूछ रहा है, मोदी जी
मैं पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 2020 से पहले मुझे नहीं मालूम कब से शुरू हुआ था, हमारे बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को रेलवे में डिस्काउंट मिलता था जी। पुरुषों को 40%, महिलाओं को 50%। मोदी जी आपने वो भी खत्म कर दिया जी। आज नहीं मिलता। बुजुर्गों की बात करते हो, मैं बुजुर्गों 70 साल के बुजुर्गों के लिए योजना ला रहा हूँ हेल्थ की, उनका बीमा करवाऊंगा। अरे बीमा तो तब होगा जो उनको मिलता था वो भी छीन लिया। एक बुजुर्ग सोचता था कि 60 साल को हो जाऊंगा, पत्नी को लेकर के तीर्थ यात्रा पर निकलूंगा, किराया आधा लगेगा। उनके पेट में आपने लात मारी है, हम मौका है वो भी लात मारेंगे जी। और मार रहे हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब मोदी जी का मुझे तो समझ नहीं आता क्यों इतना जुबान कंट्रोल में रही, क्या सोचते हैं, कौन लिख के देता है। गांधी जी को गांधी फिल्म आने से पहले कोई जानता नहीं था जी। क्या है मेरा जन्म बायोलॉजिकल हुआ है, क्या है मैं तो अवतरित हूं भगवान द्वारा सीधा, बायोलॉजिकल मेरा जन्म ही नहीं हुआ, क्या है। पंजाब में गए, मैं पंजाब में गया, लोगों ने कहा कि पंज प्यारे मेरे परिवार के थे, सुना होगा ये, क्या है। बंगाल में गए, मैं बचपन में मेट्रो आया था जी। 1984 में मेट्रो चालू हुई, मोदी जी 34 साल के थे जी। इस बार चुनाव में धरातल से जुड़े मुद्दे हैं और कांग्रेस उन मुद्दों से हिली नहीं। बीजेपी अपने मुद्दों को छोड़कर नए नए मुद्दों को चलाती रही, इसलिए मोदी का ग्राफ गिरा है और वो गिरा है, निरंतर गिरा है। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्या इस बार गठबंधन सरकार बना रही है या नहीं? मुझे लगता है बना रही है। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है इस बार गठबंधन सरकार बना रही है। कैमरामैन राहिल के साथ मैं आलोक, वी नेशन न्यूज, दिल्ली।